मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज ऐसा शीर्षक लेके आया हूँ कि जो बहुत पहले से आपका डिमांड था। जी हाँ मित्रों, इसके बिना कृष्णमूर्ति पद्धति या केपी पद्धति अधूरी है। शीर्षक का नाम है नक्षत्र और उपनक्षत्र की सही समझ। थंबनेल में आप देखोगे कैसे बनाएं, क्योंकि ये टाइटल है, इसमें छोटा लिखना पड़ता है। करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टार एंड सब स्टार। जी हाँ मित्र, नक्षत्र और उपनक्षत्र की सही समझ कैसे बनाएं, कैसे समझें, आज का टॉपिक है। इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इस पर थोड़ा सा प्रसंग देना आवश्यक। आप सभी जानते हो या नहीं भी जानते हो, तो हमारे ऋषियों मनुष्यों ने उस समय का जो विज्ञान था, वैज्ञानिक थे, ऋषि थे, मनीषी थे, तपस्वी थे, साधक थे, उन लोगों ने अपनी दिव्य दृष्टि से, अपने दिव्य चक्षु से, अपने अंतर्ज्ञान से, अपने अतीन्द्रिय ज्ञान से इस पराविज्ञान को जन्म दिया। एक ऐसी विधा है, आज से लगभग 3000 वर्ष पहले, यद्यपि ज्योतिष की चर्चा वेदों में भी है, लेकिन इसके असली जनक ऋषिवर पाराशर जी माने जाते हैं। महर्षि पाराशर, बृहद पाराशर होरा शास्त्र, और उसके बाद विभिन्न ऋषियों ने, मुनियों ने अपने अपने दिव्य ज्ञान से इसका विस्तार किया। 3000 वर्षों से ज्योतिष की परंपरा चल रही है, और ज्योतिष शास्त्र में ठोस बता दूं कि 3 स्कंद होते हैं, और तीनों स्कंद जो है सिद्धांत, संहिता और होरा, ये 3 स्कंद जो हैं, तीनों स्कंधों का जानकार जो होता है उसको ज्योतिर्विद कहते हैं। ये शास्त्रों में ऐसा वर्णित। तो मित्रों, मैं भी ज्योतिर्विद लिखता हूँ, लेकिन मैं ऐसे कैसे कह दूँ तीनों स्कंधों का जानकार हूँ, लेकिन फिर भी इस विद्या में आकर के मुझे गर्व की अनुभूति। और हमारे 3 कर्म हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। अर्थात जो हमारे संचित कर्म हैं पूर्व जन्म के, और जिसको हम प्रारब्ध के रूप में आज भोग रहे हैं, क्रियमाण जो हम कर रहे हैं जैसे वीडियो में, तो संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध 3 कर्म का मतलब जो संचित कर्म है, हम कर्म के द्वारा जो कुछ वर्तमान में उसका यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, और आने वाले जन्म के लिए उसको छोड़ रहे हैं, तो इसको संचित प्रारब्ध में पूर्व जन्म का कर्म जो है, जो आज हमको भाग्य के रूप में मिल रहा है, वो हमारा संचित कर्म है, उसी को हम प्रारब्ध कहते हैं। और जो आज हम कर रहे हैं अपने द्वारा, आज के लिए भी कर रहे हैं, आने वाले जन्म। तो ये 3 कर्म हमारे ऋषियों ने बताए, 3 स्कंद बताए, और जिस शास्त्र की बात मैं कर रहा हूँ ये होरा शास्त्र है, होरा के अंदर आता है ये कुंडली शास्त्र, उसी से देखा जाता है। तो मित्रों, हमारे ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से, अपने अतीन्द्रिय ज्ञान से नवमंडल में विचरण करने वाले ग्रहों को देखा, और आकाश में जो आकाश गंगा है उसको पहचाना, और उसमें नक्षत्र मंडल, राशि मंडल और ग्रह मंडल को देख करके उनके फल का अनुभव किया, और अनुभव के द्वारा अपने अतीन्द्रिय ज्ञान से, अपने ज्ञान से एक ऐसी विधा का जन्म दिया जिसको ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। मित्रों, आज हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने जिन राशियों की कल्पना, जिन नक्षत्रों की कल्पना आकाश मंडल में की थी, आज के वैज्ञानिक युग में वो सब एकदम सही मिलते हैं। अगर उसको कोई हो
तो उसको देखने पे पता चलता है कि मेष राशि मेष की तरह आकार, वृष राशि बैल की तरह। इस तरह से इन्होंने जो देखा, इनके पास ऐसा चक्षु था, ऐसा कैमरा था कि उसके बराबर आज दूरबीन खुर्दबीन सब देखा। तो इसके विस्तार में न जाके ये बताऊंगा कि जो खचक्र है, भाचक्र उसको कहते हैं, व्योममंडल आकाश गंगा जिसको आप कहते हैं, ग्रह मंडल जिसको कहते हैं, नक्षत्र मंडल, राशि मंडल, वो अंड वृत्ताकार है, अर्थात वृत्त है लेकिन अंडाकार है। और आप सभी जानते हो कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 360 अंश। तो उस क्षेत्रफल को हमारे ऋषियों ने सुविधा की दृष्टि से और फलादेश की दृष्टि से उसको 27 भागों में बांटा, जिसको 27 नक्षत्र का, अश्विनी से लेकर के रेवती तक 27 भागों में, जिसको आप मील का या फरलांग का पत्थर होता है, उसी तरह 27 भागों में उस पूरे विस्तृत परिधि को बांट, तो उनको 27 नक्षत्रों का नाम दिया गया। और 27 नक्षत्रों में नवांशों की गणना जो हुई, अर्थात 13 अंश 20 कला, 4 नवांश का एक नक्षत्र होता, 3 अंश 20 कला, 13 अंश 20 कला। तो उन 27 नक्षत्रों को 12 भागों में विभाजित कर दिया गया, 12 भाग, अर्थात 12 राशियां बनाई गई और एक एक राशि में 2.25 नक्षत्र हुए, अर्थात एक राशि 30 अंश की। तो 30 अंश की राशि, 13 अंश 20 कला का नक्षत्र, 360 अंश का पूरा खचक्र या व्योम चक्र या नव चक्र या आकाश गंगा का क्षेत्रफल या ग्रह मंडल। तो चूंकि जब कोई व्यवस्था बनानी होती है, किसी में कोई गणित करके फलित करना होता है, तो उसका नियम भी बनाना पड़ता है, आधार भी बनाना पड़ता है। तो ये सब बनाया हमारे ऋषियों ने। आज उसी पर हम चर्चा करेंगे। आप ये भी जानते हो कि राशि और नक्षत्र के बारे में आप जानते थे, बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन उप नक्षत्र के बारे में किसी को पता नहीं था, जिसकी ज़रूरत थी। हजारों वर्ष बाद ज्योतिष में जो आमूल सुधार की ज़रूरत थी, आमूल नहीं कह सकते, राशि नक्षत्र वही हैं, ग्रह वही हैं, लेकिन उप नक्षत्रों का जन्म हमारे गुरुवर के.एस. कृष्णमूर्ति जी ने दिया और बहुत ही साइंटिफिक पद्धति इन्होंने बताया। सूक्ष्म फलादेश के लिए उप नक्षत्र और उप नक्षत्रों का, अर्थात केपी सिस्टम में 4 स्टेप थ्योरी दी गई, अर्थात राशि नक्षत्र उप नक्षत्र और उप नक्षत्र बना के एक ग्रह एक राशि में बैठता है, तो नक्षत्र उप नक्षत्र और उप नक्षत्र तक विचरण करता है और सबसे सूक्ष्मतम उसका विस्तार जो है वो उप नक्षत्र होता है। आज हम नक्षत्र और उप नक्षत्र के बारे में सही समझ बताएंगे। हम बार बार बताते हैं कि ग्रह जिस भाव में बैठा है, जिस भाव में उसकी राशियां हैं, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ग्रह किस नक्षत्र में बैठे, क्योंकि नक्षत्र उसके स्वामी का बल सबल होता है, अर्थात वो नक्षत्रेश जिस भाव में बैठा और जिस भाव में उसकी राशि, वो जो फल है वही मेन होता है। तो लेकिन नक्षत्रेश का फल तभी सही होगा जब उप नक्षत्र उसको सपोर्ट करे। तो उप नक्षत्र की जरूरत पड़ी केपी सिस्टम में, उसके पहले नहीं था। और उप नक्षत्र की जरूरत बहुत से स्थानों पर पड़ती है फलादेश में, जिसको बार बार हमने बताया। आज हमारा विषय है नक्षत्र और उप नक्षत्र की सही समझ। तो नक्षत्र तो हम जानते हैं, नक्षत्र 13 अंश 20 कला का होता है। 27 नक्षत्रों का नाम ले रहा हूँ: अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वस, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, हस्त, उत्तराषाढ़ा और श्रवण, धनिष्ठा, शतभिखा,
पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये 27 नक्षत्र बने। इन्हीं 27 नक्षत्रों को गुरुवर के.एस. कृष्णमूर्ति जी ने 9 भागों में बांटा और 27 में 9 का गुणा करोगे तो 243 होता है, लेकिन उन्होंने 249 भाग इसको बनाए, क्योंकि जब इन्हीं नक्षत्रों को, उपनक्षत्रों को राशियों में विभाजित करने लगे तो एक राशि में 2.25 नक्षत्र होता है, तो 2 नक्षत्र जो हुए उसमें तो 9 भाग बैठ गया, लेकिन जो 3 अंश 20 कला आया उसमें 9 भाग नहीं बैठा, तो एक कुछ भाग इस राशि में हो गया, कुछ भाग अगली राशि में हो। तो इस तरह से कई राशियों को मिला के कुल 6 खंड बढ़ गए राशियों के विभाजन में। इस नाते 249 की संख्या बनी और 249 संख्या के आधार पर उपनक्षत्रों का विभाजन हुआ और उसी 249 संख्या को होरारी संख्या कहते हैं, जिसके आधार पर प्रश्न कुंडली बनती है, उसका फलादेश बहुत चमत्कारी होता है। तो कृष्णमूर्ति जी का होरारी द्वारा प्रश्न, होरारी संख्या द्वारा प्रश्न कुंडली और रूलिंग प्लेनेट बहुत एक क्रांतिकारी खोज है, और नक्षत्रों को नक्षत्रों में विभाजन तथा यह भी खोज है कि नक्षत्र, आप पहले भी ज्योतिष में देखते थे कि मुहूर्त का गणना और बर कन्या का मेलापक, ये पहले भी नक्षत्रों द्वारा होता था, और कोई मुहूर्त या लग्न निकालना है तो भी नक्षत्रों द्वारा होता, लेकिन उसको स्थूल करके उससे हम आगे बढ़ गए और उस पर कोई चर्चा नहीं है। आज तो स्थूलता इतनी आ गई है कि ग्रह किस राशि में है उसी में मगन हो जाते हैं बता के, जबकि राशि में तो 30 अंश होता है, वो किस अंश पर है, किस नक्षत्र में है, किस उप नक्षत्र में है, किस उप नक्षत्र में है, इसका ज्ञान नहीं होगा तो सही फलादेश नहीं होगा। इसका मतलब जो भी हो रहा है वो आप सही फल नहीं पा रहे। तो मित्रों, हम आते हैं, नक्षत्रों के महत्व को हमने समझा, पहले से भी जाना, नक्षत्रों के को उपनक्षत्र में कैसे बांटे, हमने इनके महत्व पर विस्तार से चर्चा किया। इनको बांटने के लिए उन्होंने नियम जो बनाया बड़ा साइंटिफिक है, अर्थात ग्रहों का जो दशा वर्ष है, जैसे केतु का 7, शुक्र का 20, सूर्य का 6, चंद्रमा का 10, मंगल का 7, राहु का 18 और बृहस्पति का 16, शनिश्चर का 19, बुध का 17, इस तरह से 120 वर्ष की महादशाएं हो, जिनको विंशोत्तरी दशा कहते। तो उन्होंने, और काल निर्धारण आप जानते हो कि एक राशि में 30 अंश होता है, एक अंश में 60 कला होती है और एक कला में 60 विकला होती है, इसकी जानकारियाँ हो। अर्थात एक नक्षत्र में कै कला होती है ये भी जानना पड़ेगा, जो हम बताने जा रहे। 13 अंश 20 कला, मतलब एक अंश में 60 कला माने 780, 13 अंश में 780 कला और 20 कला हो 800, फिर एक नक्षत्र में 800 कला होती है, 13 अंश 20 कला। अब यहाँ उन्होंने जो आधार लिया उपनक्षत्रों के विभाजन के, कोई आधार लेना, उन्होंने आधार लिया कि अगर 120 वर्ष में केतु का 7 वर्ष है तो 800 कला में कितना, मतलब 120 में शुक्र का अगर 20 वर्ष है तो 800 कला में कितना हिस्सा, इसी को उन्होंने उपनक्षत्र कहा। अब ये गणना करके हम बताते हैं। 120 वर्ष में केतु का 7 वर्ष होता है, आप जानते हैं, तो 800 कला में कितना होगा, एक एक नियम से निकालिए तो 800 गुणे 7 बटे 120 हो जाएगा। बहुत से मित्र हमारे 100 काट दिया, फिर 4 तियाँ 12 और 4 बिसैया 80, 20 सते 140 बटे 3 हो गया। अर्थात 140 में 3 का भाग दिया तो 3 छक 18, 3 चौक नहीं 3 चौक 12, 4 में से 2 गया 2, यहाँ 0 उतार लिया तो 20 बचा, 3 छक 18, यहाँ 2 बच गया, 2 अंश बचा, और इस 2 अंश में 3 का भाग नहीं जाएगा
2 कला में, तो इसमें विकला बनाने के लिए 60 का गुणा किया तो 120 आ गया। 120, फिर 3 का भाग दिया, 3 40 गुणे 3 बराबर 120, अर्थात 46 कला और 40 विकला, 800 कला में केतु का मान। केतु का मान 46 कला 40 विकला। शुक्र का मान इसी नियम से आप निकालोगे तो आएगा 2 अंश 13 कला 20 विकला। सूर्य का मान आएगा, शुक्र का दशा वर्ष है 20 वर्ष, केतु का दशा वर्ष है 7 वर्ष भी दिया। तो केतु का अभी निकाला 46 40 और शुक्र का 20 वर्ष है, उसका निकालोगे तो 2 अंश 13 कला 20 विकला। सूर्य का 6 वर्ष है तो 0 40 40, केवल 40 कला। चंद्रमा का 10 वर्ष है तो 1 अंश 6 कला 40 विकला। मंगल का 7 वर्ष है, वही केतु वाला 46 कला 40 विकला। राहु का 18 वर्ष है जो 2 अंश केवल है 0 0 कला विकला। बृहस्पति का 16 वर्ष है अर्थात 1 अंश 46 कला 40 विकला। शनि का 19 वर्ष है, 2 अंश 6 कला 40 विकला। बुध का 17 वर्ष है, 1 अंश 53 कला, अर्थात कुल 120 वर्ष हुए और एक नक्षत्र का पूरा मान 13 अंश 20 कला हुआ। अर्थात सभी नक्षत्रों को जो उप विभाग मिला इन्हीं को उप नक्षत्र कहते हैं, इतना मिला। इतना तो केतु के नक्षत्र में मिला। फिर आप शुक्र से शुरू करेंगे, फिर आप सूर्य से शुरू करेंगे। इस तरह से 2700 नक्षत्रों में यही विस्तार आप जोड़ेंगे। जैसे उदाहरण के लिए एक दो हम बताएं, केतु में केतु तो 46 कला 40 भी कला, और उसी शुक्र को अगर बनाना है केतु में शुक्र का उपनक्षत्र तो 46 कला 40 भी कला में 2 अंश 13 कला 20 भी कला जोड़ेंगे तो 3 अंश हो जाएगा। तो 3 अंश तक 46 कला 40 भी कला से 3 अंश तक शुक्र हो जाएगा। और सूर्य को अगर देखेंगे तो 3 अंश से लेके 3 अंश 40 कला तक सूर्य हो जाएगा। इस तरह से आगे सब में जोड़ते जाएंगे तो उनका विस्तार मिल जाएगा, कहाँ से कहाँ तक एक उप नक्षत्र है। ये तो केतु के नक्षत्र में। फिर शुक्र का नक्षत्र आएगा, यही पैमाना उसमें जोड़ते जाएंगे, सूर्य का आएगा, चंद्रमा का। इस तरह से मित्रों कुल 249 भाग होंगे और उन 249 के आधार पर कोई भी प्रश्न कुंडली करें पूछें तो आप कहोगे 1 से 249 तक की कोई संख्या बोलिए, भगवान का नाम लें, वो बोलेगा। उसमें जो कुंडली तैयार होगी आपके सिस्टम में, सॉफ्टवेयर में, ऐप में मिल जाएगा। आप उसका फलादेश बेधड़क करिए, एकदम सही होता। तो मित्रों फलादेश में उप नक्षत्र की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। नक्षत्र की भूमिका पहले है, उप नक्षत्रों का विस्तार कैसे होगा, उसकी भूमिका क्या है, इस पर हम अलग से वीडियो देंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। इस तरह से राशि नक्षत्र उप नक्षत्र पर हमने चर्चा किया है और उप नक्षत्रों पर भी बताएंगे। तो मित्रों जब तक आप राशि नक्षत्र उप नक्षत्र और उप नक्षत्र और ग्रहों के बारे में विस्तार से उसकी गणना गणित नहीं जानोगे, उसका फलित आपको नहीं मिल सकता। और जिस दुनिया में आप जी रहे हो, देख रहे हो, लोग व्यूअर और सब्सक्राइबर के नाते कितना झूठ परोस रहे हैं, हमारे तो समझ में नहीं आता। और जहाँ झूठ है मित्रों वहीं भीड़ है, और हम तो एकदम सही सही नियम से बनाते हैं, उतना भीड़ आपको नहीं दिखाई देती। लेकिन उसका मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं संकल्पित हूँ कि ज्योतिष की सही विधाएं आपके सामने वीडियो के माध्यम से बराबर देता रहा हूँ। लगभग 475 वीडियो हुआ मैं दे रहा हूँ। मैं भूल गया, आज मैंने आपको कहा नहीं कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश करके सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन आती है पुश करिए, आल के बटन पर क्लिक करिए। वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिए, मित्रों को शेयर करिए और एक प्यारा कमेंट दीजिए जो मुझे अच्छा लगता है। वीडियो को स्किप करके कतई मत भगाइए, एक बार 2 बार जरूर वीडियो को देखिए। तो मित्रों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये चाहते आज की चर्चा यही समाप्त करता हूँ।
पुनः मिलूँगा 1-2 दिन बाद नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक शुभकामनाएं।